Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 52 और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनसीन पैसेज, जिसे आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हो। मैंने अनसीन पैसेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अनसीन पैसेज होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से उसे हम सॉल्व करते हैं और क्या एग्जामिनर जो है उसके माइंड में होता है जब वो अनसीन पैसेज जो है वो सेट कर रहा होता है स्टूडेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बच्चे, कोई भी वीडियो देख लो उसमें बताते हैं अनसीन पैसेज आप ऐसे सॉल्व कर लेना, ऐसे सॉल्व कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि अनसीन पैसेज का मतलब होता क्या है या अनसीन पैसेज जो है हमारे सिलेबस में रखने का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं आपको सारे तरीके बताऊंगी किस तरीके से आपने अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। साथ में मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल भी आपके लिए लेकर आऊंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है कि जो वर्ड है आपका कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, जैसे हमें बताया जाता है कि भाई आपके पेपर में कॉम्प्रीहेंशन आएगा जी, ग्रामर आएगा जी, लिटरेचर आएगा जी। तो कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है बच्चा पार्टी, उसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मतलब क्या, जो भी चीज़ें आप सुनते हो, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो, तो क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप उसे समझ पाओ, उसी चीज़ को, ठीक है। मेन एम जो है ना कॉम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज जो है वो क्लास 10th में या छोटी क्लासेस से हम अनसीन पैसेज जो है करते जा रहे हैं। मेन इसका जो एम है क्या है कि इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, हमारी जो एबिलिटी है अंडरस्टैंडिंग की, और कितनी हमारी एबिलिटी है उसे टेस्ट करने के लिए ये अनसीन पैसेज और जिसे आप कहते हो कॉम्प्रीहेंशन सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे देखो क्या कहता है, जैसे हम रोज स्टोरीज पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें, ठीक है, जो पहली बार मान लो आप क्लास में गए, ठीक है, क्लास में आप जब जाते हो तो जब पहली बार टीचर जो है कोई पोएम पढ़ाता है, कोई स्टोरी पढ़ाता है, वो भी तो आपके लिए अनसीन ही होता है ना, उसे आपने पहले नहीं ना देखा होता। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसे समझना शुरू कर देते हैं जब हमें टीचर समझाता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, आपको कोई टीचर नहीं समझाएगा। आज तक आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, जितना आपका माइंड डेवलप हुआ है उसके बेस पे आपने जो पैराग्राफ दिया होगा 1-2, ठीक है, उसे आपने ढंग से पढ़ना है और अपना जो एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अपने रीजनिंग पावर से, ठीक है, अपने लॉजिक से, अपने थिंकिंग से उसे ढंग से समझना है और उसके बेस पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसे हमने आंसर करना है और कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, जो भी हमें पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, जो भी हमें पैसेज में डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, उसमें क्या होगा, कोई ना कोई आइडिया जो होगा उसके ऊपर होगा, ठीक है, या कोई इशू के बारे में बात करी जाएगी, ठीक है, या फिर कोई सोल्यूशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। मतलब क्या, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें हमारे पास हो रही है उसी को लेकर जो है पैराग्राफ जो है हमारे पेपर में आता है। बस एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि बच्चा जो है खुद बिना टीचर की हेल्प से क्या उस चीज़ को समझ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहा है तो हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि मैंने अगर उसे 10 पैराग्राफ लिख कर दे दिए तो वो आराम से समझ जाए कि मैं जो हूँ वो कहना क्या चाहती हूँ। क्योंकि जो लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ लैंग्वेज होती है, ठीक है, कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हो एक लैंग्वेज में और आपकी एबिलिटी कितनी हो गई है, आपके लॉजिक कितना है आप में, ठीक है, आप क्रिटिकल थिंकिंग कितनी कर पाते हो, और उसी को सारा मिला के हम क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज आएगा। बच्चों को क्या लगता है, अनसीन पैसेज एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसमें से क्वेश्चन ढूंढ देंगे और आंसर लिख देंगे, नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है एग्जामिनर का। इसे सिलेबस में डालने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों की थिंकिंग पावर जो है ना वो इंक्रीज हो, ठीक है, वो हर चीज़ को समझ सके डीपली जब भी वो कोई चीज़ सुने या जब भी कोई चीज़ पढ़े। तो अनसीन पैसेज क्या होता है और इसका मेन मोटिव क्या है आपके सिलेबस में रखने का, आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आराम से अनसीन पैसेज आप सॉल्व कर सकते हो। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आप 10th में हो, मतलब क्या फर्स्ट क्लास से, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब से लेकर आज तक अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहे हो ना। जब उस टाइम जब आप फर्स्ट में थे, ठीक है, आप बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, ठीक है, उतना दिमाग नहीं काम करता था, फिर भी तो आप कर लेते थे ना। अब तो आप 10th में हो गए हो बच्चा पार्टी, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है जी।
अब ध्यान से समझना एक बात, जो इस बार हमारे सीबीएसई क्लास 10th 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें रीडिंग सेक्शन है आपका 20 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है 10 और 10 में से। तो किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखो। अनसीन जो पैराग्राफ आएगा, ठीक है, उसमें आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों के दोनों, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों अनसीन पैसेज होंगे, ठीक है। दोनों में से आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, 12 क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 में से, जिसमें से आपने सिर्फ 10 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में से भी 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने 10 करने होंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब क्या, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपने सही आंसर जो है वो मार्क करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया है कि ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है पेपर में। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, अनसीन पैसेज क्या होता है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको क्लियर हो गया। मतलब क्या, यहाँ पर आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करके उसका आंसर लिखना नहीं है, बल्कि आंसर 4 ऑप्शनों में दिए जाएंगे, उसमें से आपने करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं बच्चे, तो मोस्टली आंसर जो होते हैं वो सेम से लगने लगते हैं, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि आपको अपनी थिंकिंग पावर जो है उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है, अपनी वोकैबुलरी जो है उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि आप बहुत ही आराम से जो अनसीन पैसेज होंगे उससे पेपर में सॉल्व कर सको। चलो अब ध्यान से देखते जाओ, मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। अगर आप इसे फॉलो करते हो ना तो 110% है बच्चे कि आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। देखो, हर कोई कहता है, ठीक है, अनसीन पैसेज पढ़ो, अनसीन पैसेज पढ़ो, बट आप एक चीज देखो ध्यान से समझ के कि पेपर में आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं, ठीक है। 3 घंटे में हर चीज आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर है, लिटरेचर है। अगर हम पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, तो आप सोच कर देखो आपका जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा यहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा, तो पीछे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेपर है वो आपका छूट जाएगा, ठीक है। आप पूरा पेपर जो है वो 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस वजह से ना टिप्स को हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम इस टिप्स को ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो क्या है, टाइम जो है वो सेव हो जाता है पेपर में, और हम क्या कर पाते हैं, जो रीडिंग सेक्शन है उसको अच्छी तरीके से कर भी पाते हैं, और हम एक भी नंबर जो है यहाँ पर नहीं लूज करते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको टिप्स बताती हूँ, क्या क्या टिप्स आपने ध्यान में रखना है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे नंबर 110% जरूर आएंगे। ध्यान से देखो बच्चे, सबसे पहले है, ठीक है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यस, मैं यहाँ पर यही कहूँगी, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है यार, आज तक मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं ना उसमें मैंने पहले क्वेश्चंस ही पढ़े हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या करना है वो भी बताती हूँ, ठीक है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, इससे क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर किस तरीके का आंसर हमने ढूंढना है। पता है क्या, पैराग्राफ पढ़ोगे तो आधा चीज समझ आए ना आए, कई बार वोकैबुलरी टफ हो जाती है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको 2 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, और क्या होता है आपको पता है कि जो टिक 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 चल रही है ना टाइम वाली सुई, वो आपके लिए नहीं रुकने वाली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने से ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या होगा इस पैसेज में, ठीक है। उसके बाद कितने कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, ये देखो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बनाई है 2 4 4 2। मतलब क्या, पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लो। 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है, और उसका जो कीवर्ड है ना उसको अपने माइंड में रख के फिर आप क्या करो, पैसेज को पढ़ना शुरू करो। आपने देखा है ना कि मोस्टली क्या होता है, जो पहले 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो पहले 2 पैराग्राफ से ही आए हुए होते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में से कीवर्ड उठा लो, ठीक है, कि किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उस कीवर्ड को ध्यान में रखकर आप क्या करो, जो पैसेज है उसे पढ़ना शुरू कर दो। और जैसे ही आपको लगे कि पहले 2 क्वेश्चन का जो कीवर्ड था वो मुझे अनसीन पैसेज में मिल गया है, तो उसको फटाफट ना पेंसिल से जो है वो अंडरलाइन कर। अब देखो इससे क्या होगा, आपने 2 पैराग्राफ पढ़ा, मान लो ये 1 पैराग्राफ है, ये 2 पैराग्राफ है, ढेर सारी लाइनें थी, 2 क्वेश्चन के लिए हमें 2 कीवर्ड्स मिल गए। ये देखो अब यहाँ पे मान लो 10 लाइनें थी, तो यहाँ पर एलिमिनेट करके कितनी लाइनें बन गई, हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें बन गई। आई बात समझ में कि नहीं। फिर क्या करो, अब जो 4 क्वेश्चन है उसे पढ़ लो, उसके कीवर्ड नोट कर लो, फिर जो है अब 4 लाइनें आपको मिल जाएंगी।
आई बात समझ में कि नहीं आई? फिर 4 क्वेश्चन पढ़ लो, फिर 4 लाइनें मिल जाएंगी। फिर जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो मोस्टली वोकैबुलरी पे होते हैं, तो उसको एक बार आप छोड़ दो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 2 लाइन ये, 4 लाइन ये, 4 लाइन ये, कितने हो गए? 10 लाइन्स हो गए। मतलब क्या, अब आपका काम क्या है, इन 10 लाइनों में से ही एलिमिनेट करना है, ठीक है, कि ये पहले का कोई आंसर है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है। आई बात समझ में? तो क्या है, आपको बार बार जो पैराग्राफ है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे क्या होगा, आपका टाइम जो है वो सेव होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो क्या कहता है, जब आपने इस तरीके से, ठीक है, आपने 10 लाइनें जो हैं फाइंड आउट कर ली, ठीक है, उसमें से आप जो है आंसर लोकेट करना शुरू करो। क्या करो, अपना कीवर्ड देखो क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, किस चीज़ पे पूछा गया है, तो इन 10 लाइनों में से एलिमिनेट कर दो कि अच्छा ये वाला जो है पहले का आंसर है जी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा जाता है बच्चे, इस चीज़ को मैं दोबारा बताती हूँ। देखो बेटा जी, 10 लाइनें आपने निकाल ली कीवर्ड के बेस पे, ठीक है। अब 10 लाइन 10 क्वेश्चन, ठीक है। आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन आपने देखा कि अरे जो 5th लाइन है ना, इसमें जो है इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल रहा है। तो एक बार इस तरीके से आप बांट लो, ठीक है। तो 10 लाइन 10 क्वेश्चन इस तरीके से बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि हमने एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मतलब क्या कि अगर आपको लगता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर 5th लाइन में है, तो उसे पढ़ लीजिए, उसे समझ लीजिए, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में, जो आपके अपने वर्डिंग्स होते हैं ना, उसमें सिंपल सिंपल वर्ड्स में आप उसे लिख दीजिए। आई होप इट इज़ क्लियर। मतलब क्या, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मेन मोटिव क्या है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज की स्किल है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने वाला काम जो हम छोटे होते से करते थे उसे भूल जाना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है भाई 5th लाइन में, तो 5th लाइन देखा, उसको समझा और अपने वर्ड्स में लिख दिया। अब ये मत सोचना कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे लिखेंगे। जैसी इंग्लिश आती है ना यार, थोड़ी बहुत तो आती होगी, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस तो फ्रेम कर ही सकते हो ना, वही सेंटेंसेस आपने यहाँ पर फ्रेम कर देना है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर देखो क्या कहता है, रीड द क्वेश्चन अगेन आफ्टर रीडिंग द पैसेज। मतलब क्या, जब आपने सारे आंसर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, आपने लोकेट कर लिए कि अरे ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, एक बार फिर से जो है ना वो आप क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर पैसेज देख लेना कि ठीक है, जो मेरा जो भी मैंने आंसर फाइंड आउट किया वो सारे के सारे सही हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपके जितने भी आंसर होंगे वो ईजिली और करेक्टली आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से करना है। अब देखो 7th और 8th पॉइंट, ठीक है। 7th में मैंने सिनोनियम्स के लिए, ठीक है, कि अगर सिनोनियम्स आ जाए, एंटोनियम्स आ जाए। सिनोनियम्स होता है बेटा जब सेम, एस फॉर सिनोनियम, एस फॉर सेम, मतलब वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो, ठीक है। एंटोनियम्स होता है अपोजिट ढूंढना हो, ठीक है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन, आपको पता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन तो आने ही आने, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे करोगे कि देखो, अगर आप मीनिंग नहीं जानते हो, ठीक है, कि जिस सिनोनियम, जिस वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करना, आपको पता है ना कि हमें बोल देते हैं कि फाइंड आउट द मीनिंग, ठीक है, फ्रॉम पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, तो वो जो रेफर्ड पैराग्राफ होगा उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद देखना कि उसमें लाइन में, ठीक है, ये उस पैराग्राफ में क्या कन्वे किया जा रहा है, कौन सी बात कही जा रही है, ठीक है, और उसके बेस पे आप डी कोड करना शुरू करना। देखो कई बार क्या होता है ना बच्चे, कि हमें लगता है यार इस पैराग्राफ में जितने भी लिखे हुए हैं वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके मीनिंग हमें पता है, बट एक है जिसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपने अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी बिल्ड करनी है, ठीक है, और क्या करना है, डी कोडिंग करनी है, और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स जो होंगे ना वो आप आराम से पेपर में ढूंढ पाओगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ यहाँ पर और बता देती हूँ, देखो अगर जो टेंस जो होते हैं ना, टेंस का बड़ा ध्यान रखना। क्या होता है कि जैसे हमारा होता है वॉकिंग, ठीक है, मतलब चल रहा है, ठीक है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस, तो इसका आंसर भी आपको कॉन्टिन्यूअस में ही मिलेगा। आई बात समझ में? अगर है वॉकिंग तो उसका मतलब हम क्या बताएंगे, मूविंग, ठीक है, ही इज मूविंग, ही इज वॉकिंग, सेम सेम हो गया ना। मतलब क्या है बच्चे कि जो हमारा टेंस होता है ना उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है ना, कि जो हमारे वर्ब्स होते हैं उसके कौन से फॉर्म से हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी फॉर्म में उसका जो है आंसर मिलेगा। मतलब क्या, अगर जो वर्ड है वो है आपका परफेक्ट, मतलब कि V3 में, ठीक है, तो आपका जो उसका सिनोनिम्स होगा वो भी V3 में ही मिलेगा। अगर एडवर्ब है तो उसका जो सिनोनिम होगा वो भी एडवर्ब में ही मिलेगा। तो इन सब चीज़ों
चीज़ों को अपने दिमाग में रखना और आराम से आप एंटोनिम और सिनोनिम जो है वो ढूंढ पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं और सैम्पल पेपर होते हैं ना, उसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसको अगर आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे पेपर देने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपने आंसर पैसेज को सॉल्व करना है। देखो बच्चे, आपको पता है हमने अपने चैनल पे रोड टू 90 सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रखी है, और इस सीरीज का मेन टारगेट क्या है कि हम चाहते हैं कि सीबीएसई क्लास 10th में इस बार जो बच्चे इंग्लिश के पेपर में अपीयर होने वाले हैं ना, उनके 90+ परसेंटेज आ जाए। अब देखो 90+ परसेंटेज कोई आम बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है कि 90+ परसेंटेज हम चाहते हैं कि बच्चों के आ जाए। इस वजह से हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने रीडिंग को ना 3 दिन दिया है। अभी आपको पता है हम सिर्फ सिलेबस कवर कर रहे हैं, फिर रिविजन में हमने रीडिंग सेक्शन को 7 डेज दिए हैं। क्यों दिए हैं ये 10 दिन? ताकि जो रीडिंग सेक्शन है जो 20 नंबर का है ना, वो हमसे छूटे ना। आई बात समझ में? आज मैंने आपको बताया कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, सारी चीजें आपको समझा दी, ठीक है। अभी मैं आपको एक अनसीन पैसेज दूंगी, ठीक है। आराम से उसका स्क्रीनशॉट लेना, चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना, और उसको जो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं ना, उसको फॉलो करके आपने उसे सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आप उसे सॉल्व कर पाते हो तब तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कल की क्लास में वो वाला अनसीन पैसेज भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, इसी ट्रिक से करवाऊंगी जिस ट्रिक से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। साथ में एक और अनसीन पैसेज सॉल्व करवाऊंगी। फिर जो हमारी पार्ट 3 वाला वीडियो होगा उसमें हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से आंसर पैसे सॉल्व करेंगे। इससे क्या हो गया, हमें और आइडिया मिल जाएगा। तो हमारा सिलेबस तो हो गया कवर। फिर जब हमारी रिवीजन की क्लास आएगी ना, उसमें 7 डेज में कम से कम 10 से 12 सैंपल पेपर तो हम करेंगे ही करेंगे। बस आपने क्या करना है बच्चा पार्टी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सारे टिप्स जो है उसे फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपका सब कुछ करवा दूंगी, क्योंकि आपको पता है टारगेट है 90+ का, तो इसका मतलब 90+ आएंगे ही आएंगे अगर आप हमारे से जुड़े हुए हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये रहा एक आंसिन पैसेज, ठीक है। आंसिन पैसेज में मैं बता देती हूँ, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पैराग्राफ हैं इस आंसिन पैसेज के, ठीक है। आपने इस आंसिन पैसेज को ये लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, और ये रहा सेकंड पेज। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद इसके बेस्ड पर 12 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे MCQ बेस्ड हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका सेकंड और थर्ड है, ये फोर्थ है, देन 5th और 6th, 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th। ये 12 क्वेश्चन हैं जो MCQ टाइप हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट जो है इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आप कहोगे मैम आप खुद नहीं करवा रहे हो, नहीं, आज मैं नहीं करवाऊंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि पता है क्या यार, मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, और आपको बड़े आसानी से सारे आंसर्स मिल जाएंगे और आप मेरे साथ अभी तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन बाद में आप कर नहीं पाते हो और आप इस चीज़ को छोड़ देते हो कि अरे मैम ने कर दिया था मतलब हो गया। नहीं, आपको मैंने सारे ट्रिक्स बताए, ठीक है, सारी टिप्स दिए। अब एक बार खुद सॉल्व करके देखो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे? आपके लिए तो बैठे हैं ना बेटा। हमारा मेन टारगेट है हम आपको पढ़ाएं, तो लेकिन जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, स्पून फीडिंग पे कभी बिलीव मत करना, स्पून फीडिंग पे कभी डिपेंड मत होना कि मैम सॉल्व करेंगी, मैम सॉल्व करेंगी। नहीं, मैम आपका हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगी, ठीक है, लेकिन चलना तो आपको है ना। आपको मैंने सारे टिप्स बताए, ठीक है। अब एक बार मेरे कहने पे इस आंसर पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो हम खुद दोबारा जो है कल की क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। लेकिन एक बार मैं चाहती हूँ बच्चे कि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और मेरे चैनल पे आके आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और हमेशा की तरह आज भी एक ही बात बोलूँगी, अगर लगे बेटा कि यहाँ पर आधा घंटा आए, मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देखी, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, 1% भी तो तुमने कुछ सीखा होगा ना, तो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। टेंशन नहीं लेना, एक बार ट्राई करो, बहुत ही आसानी से आप आंसर पैसे सॉल्व कर पाओगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।